हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम वंदे मातरम जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दौलत के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 7। रात के अंधेरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमा की रोशनी में अंधेरे के भीतर आसानी से झांका जा सकता था। देवराज चौहान ने कार को चौराहे के पास रोका और जेबों में हाथ डाले लापरवाही से फुटपाथ पर ही आगे बढ़ चला। उसका एक हाथ जेब में मौजूद अपनी रिवॉल्वर पर टिका था। उसकी चौकस निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। करीब 2 मिनट पश्चात लगातार चलते रहने के बाद वह ठिठका और उसकी निगाहें सामने नजर आ रहे बंगलों पर जा टिकी। बंगलों की कतार में एक छोटा किंतु खूबसूरत बंगला था। उसके गेट पर 2 गनमैन थे। आगे ड्राइववे था, भीतर 3 कारें मौजूद थी। दाईं तरफ लॉन था, वहां पर पर्याप्त रोशनी थी और उस तरफ रोशनी में 4 गनमैन टहलते स्पष्ट नजर आ रहे थे। यह जयचंद का बंगला था। भीतर के हालातों पर उसने एक ही बार में निगाह डाल ली थी। देवराज चौहान कई पलों तक वहीं खड़ा सिर्फ निगाहों से बंगले को देखता रहा। इतना तो वह समझ ही चुका था कि बंगले के पिछवाड़े भी उसी प्रकार गनमैन घूम रहे होंगे। उनकी संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। चंद ही पलों में देवराज चौहान ने योजना बना ली। इन लोगों से टकराए बिना जयचंद तक नहीं पहुंचा जा सकता था। खून खराबा लाजिमी था। देवराज चौहान दांत भींचकर आगे बढ़ा और जयचंद के बगल वाले बंगले की दीवार फलांगकर भीतर कूद गया। इस बंगले में जरा भी पहरेदारी नहीं थी। मुख्य दरवाजे पर दरबान अवश्य था, जो कि गहरी नींद में डूबा हुआ था। देवराज चौहान उस दीवार के निकट पहुंचा जो कि जयचंद के बंगले के साथ सटी हुई थी और अन्य दीवारों की अपेक्षा कुछ ऊंची थी। उसने रिवॉल्वर मुंह में दबाई और एक ही छलांग में दीवार की मुंडेर थाम ली। फिर उसने अपने शरीर को झटका दिया और अब वह दीवार के ऊपर लेटा था। यहां से उसे जयचंद के बंगले की 4 दीवारी के भीतर का सारा नजारा स्पष्ट नजर आ रहा था। वह 6 के 6 गनमैन उसकी निगाहों में थे। क्योंकि बगल वाले बंगले की तरफ से किसी के आने की संभावना न के बराबर ही थी, इसलिए किसी की भी निगाह इस ओर न थी। देवराज चौहान को इसी बात का फायदा मिला। देवराज चौहान ने दांतों में फंसा रखी रिवॉल्वर दाएं हाथ में ली। आंखों में वहशी भाव चमकने लगे थे और चेहरे पर मौत नाच रही थी। एक बार फिर उसने हर जगह निगाह मारी। फिर गेट पर मौजूद गनमैनों को उसने निशाना बनाया। 2 बार ट्रिगर दबा। कानों को फाड़ देने वाले धमाके हुए। एक के सिर में गोली लगी, दूसरे के पेट में। फायर करते ही देवराज चौहान ने करवट ली और खुद को जयचंद के बंगले वाले हिस्से में गिरा लिया और गिरते ही वह उठ खड़ा हुआ। झुकते हुए सामने नजर आ रही पेड़ों की कतार की तरफ भागा। उसके पेड़ के तने के पीछे छिपने की देर थी कि जितने रास्ते को उसने तय किया था उस सारे रास्ते पर असंख्य गोलियां टकराई। कुछ जमीन में धंस गई, कुछ दीवार में। सारा वातावरण गोलियों की तड़ से कांप उठा था। गनमैनों को इस बात का आभास हो चुका था कि किस तरफ से फायर किए गए हैं, परंतु वहां अंधेरा होने के कारण वह गनमैन देवराज चौहान के साए का भी आभास ना पा सके थे। देवराज चौहान कई पलों तक यूं ही पेड़ के तने की ओट में खड़ा रहा। उस तने की ओट में वह ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि तना इतना मोटा ना था कि उसे छिपा पाता। उसने अपना सिर घुमाया और लॉन की तरफ देखा। अब वहां कोई भी गनमैन ना था। जाहिर था कि वो पोजीशन ले चुके थे। देवराज चौहान के लिए वहां से हटना खतरनाक अवश्य था, परंतु हटना भी आवश्यक था। वह थने के साथ साथ ही नीचे बैठा और फिर छाती के बल लेटने के पश्चात धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अंधेरे के कारण उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकेगी। तभी तेज आवाज के साथ उसका कंधा छीलते हुए गोली मिट्टी में प्रवेश कर गई। दांत भींचकर देवराज चौहान ने बिजली की सी गति से करवट ली और पीठ के बल लेटते हुए ऊपर देखा। छत पर एक साया नीचे झांकता दिखाई दिया। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया और इसके साथ ही वह कई करवटें लेता चला गया। फायर के जवाब में 2 काम हुए। एक तो छत से झांकता आदमी गला फाड़कर चीखते हुए नीचे आ गिरा। गोली उसको कहीं लगी थी, परंतु अब इतना तो स्पष्ट था कि नीचे गिरने वाला अब जिंदा न था। दूसरा यह कि लॉन की तरफ से कई फायर उस जगह पर हुए जहां से देवराज चौहान ने फायर किया था। यह फायर लॉन की तरफ से किए गए थे। अगर देवराज चौहान ने अपनी जगह न छोड़ी होती
तो उन गोलियों की जद में आ चुका होता और अब तक देवराज चौहान का शरीर छलनी छलनी हुआ पड़ा होता। बहरहाल, अब देवराज चौहान के सामने एक बात और भी स्पष्ट हो गई थी कि छत पर भी जयचंद ने अपनी सुरक्षा के लिए गनमैन छोड़ रखे थे, जो कि बेहद खतरनाक बात थी। एक ही बार में उसे कई तरफ ध्यान रखना था अब, जो कि कठिन और खतरनाक काम था। चूकने का मतलब मौत। देवराज चौहान ने उसी मुद्रा में लेटे लेटे लॉन की तरफ निगाह मारी। वहां फैली मध्यम सी रोशनी में उसे एक गनमैन हरकत करता नजर आया। वह धीरे धीरे सरक कर दूसरी दिशा की ओर जा रहा था। उसका इरादा उसे पीछे से घेरने का था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और उठते हुए फायर करने के पश्चात वह दौड़ा और बंगले की दीवार से जा चिपका। उस दरमियान कई फायर हुए, परंतु उसे कोई नुकसान न पहुंचा। फायर अब सामने वाले लॉन की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से भी हुए थे। मतलब कि बंगले के पिछवाड़े वाले गनमैन भी अब मोर्चा लेने के लिए सामने की तरफ निशाना बनाए हुए थे। दीवार के साथ सटा देवराज चौहान दांत भींचे चीते की सी खतरनाक निगाहों से हर तरफ देख रहा था। उसे मालूम था कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है। गनमैनों को उसकी स्थिति का आभास था। उसने अपने कंधे को छुआ जहां गोली की रगड़ लगी थी। वहां से जरा जरा खून रिस रहा था। एकाएक उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। ठीक सिर के ऊपर उसे हल्की सी आहट मिली थी। उसने फौरन अपना सिर ऊपर उठाया। छत पर से झांकता सिर और गन की झलक उसे मिली। कदाचित ऊपर वाला आदमी उसे तलाश करने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल ऊपर की और ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ तेज चीख वातावरण में गूंजी और ऊपर वाला हवा में लहराते हुए धड़ाम से देवराज चौहान के ठीक सामने चंद फीट दूर आ गिरा। गिरते ही उसका शरीर शांत पड़ता चला गया। दांत भींचे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का चैम्बर पुनः भर लिया। उसके साथ ही उसने अपनी जगह छोड़ी और खतरनाक अंदाज में लॉन की तरफ भागा। उसके भागते ही उसे लॉन में हरकत होती दिखाई दी। देवराज चौहान ने फौरन ट्रिगर दबाया और खुद को नीचे गिरा लिया। हल्की सी चीख गूंजी। इसके साथ ही दूसरी तरफ से देवराज पर फायर हुए, परंतु देवराज चौहान तो कब का अपनी जगह छोड़ चुका था। उन फायरों ने उन गनमैनों की स्थिति का आभास दिला दिया था। 2 बार उसने ट्रिगर दबाया और वह बचे दोनों गनमैन भी ठंडे पड़ते चले गए। देवराज चौहान फौरन उठा और ओट में हो गया। खतरा अभी टला नहीं था, सिर पर था। बंगले के पीछे वाले गनमैन अभी सही सलामत थे। देवराज चौहान 2 पलों तक वहीं ठिठका रहा। उन गनमैनों से वह बाद में भी निपट सकता था। वक्त बर्बाद करने का कोई तुक न था। धीरे धीरे वह बंगले के मुख्य द्वार की तरफ सरकने लगा। निगाह उसकी चारों तरफ घूम रही थी। अभी वह मुख्य द्वार के समीप ही पहुंचा था कि बंगले के कोने में उसे झांकते गनमैन का सिर दिखाई दिया। देवराज चौहान ने दांत भींचकर ट्रिगर दबाया। नाल से गोली निकली और उस झांकते सिर को फोड़ती चली गई। इसके साथ ही देवराज चौहान पलटा और मुख्य द्वार को धक्का दिया। वह बंद था। उसने दरवाजे के की होल से रिवॉल्वर की नाल सटाकर ट्रिगर दबा दिया। दरवाजे के लॉक की धज्जियां उड़ती चली गई। देवराज चौहान ने दरवाजे को धक्का दिया। वह खुलता चला गया। अगले ही पल वह दरवाजे के भीतर था और उसी पल उसने 2 बार ट्रिगर दबाते हुए एक तरफ छलांग लगा दी। ठीक सामने खड़े 2 गनमैन उस पर फायर करने जा रहे थे कि गोलियों से उनकी खोपड़ी उड़ गई। उन्हें देवराज चौहान पर फायर करने का मौका नहीं मिला। देवराज चौहान की गर्दन चारों तरफ घूमती चली गई और कोई भी न था। होठ पीछे देवराज चौहान सामने नजर आ रही ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। जसवंत मेहरा से उसे मालूम हो गया था कि जयचंद का बेडरूम कहाँ है। उसने आधी सीढ़ियां ही तय की होगी कि सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। उसने फौरन ट्रिगर दबाया। देवराज चौहान तुरंत रेलिंग के साथ सट गया। गोली उसकी कमीज की बाजू में छेद करती हुई निकल गई। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया। गोली उसकी बाह में जा लगी। उसके होठों से दर्द भरी चीख निकली। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई देवराज चौहान के पांवों के पास आकर रुकी। हिलना मत। देवराज चौहान के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। वह एक हाथ से अपनी बाह दबाए पीड़ा सहता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में झांकते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर के खाली हो चुके चेंबर को पुनः भरा। इस दरमियान वह हरकत करता तो देवराज चौहान ने उसे फौरन शूट कर देना था। तत्पश्चात देवराज चौहान सावधानी से एक एक सीढ़ियां तय करके उसके पास पहुंचा। फिर उसकी निगाह सामने दिखाई दे रहे कमरों के दरवाजों पर दौड़ने लगी। जसवंत मेहरा ने बताया था, तीसरा दरवाजा जयचंद का बेडरूम था और वह तीसरा दरवाजा बंद था। देवराज चौहान की लाल सुर्ख आंखें सामने खड़े व्यक्ति की आंखों से टकराई। जयचंद किस कमरे में है?
उसका चेहरा फक पड़ गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके पेट से सटा दी। जयचंद किस कमरे में है? देवराज चौहान ने सर्द लहजे में अपना प्रश्न दोहराया। वह उधर उस कमरे में। उसके होठों से भयपूर्ण स्वर निकला। देवराज चौहान को मन ही मन तसल्ली हुई। उसने उसी कमरे के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया था जिसके बारे में जसवंत मेहरा ने बताया था। चलो। कहाँ? वह भय से थरथरा रहा था। जयचंद के कमरे की तरफ। देवराज चौहान भयानक स्वर में बोला। तुम देवराज चौहान हो? उसके गले से थरथराता स्वर निकला। हाँ, अब चलो। वह रिवॉल्वर के साए में जयचंद के बंद दरवाजे के सामने रुका। यही है ना जयचंद का कमरा? देवराज चौहान गुर्राया। हाँ। वह भीतर है? भीतर है। दरवाजा थपथपाओ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके कंधे से सटा दी। वह भीतर से पूछेगा कि कौन है। तुम अपना नाम लेना और बताना तुमने एक आदमी को शूट किया है। कहना कि बाहर आकर देखे वह देवराज चौहान तो नहीं। उसने कातर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। जो मैं कह रहा हूं वही करो। देवराज चौहान के होठों से मौत भरा धीमा स्वर निकला। नहीं तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। मैंने ऐसा किया तो जयचंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह बहुत खतरनाक इंसान है। चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ कहने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। चलो, जो कहा है वही करो। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ा दिया। तुम्हारी आवाज सामान्य होनी चाहिए, जयचंद को किसी तरह का शक न हो। देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखकर वह मन ही मन कांप उठा। न चाहते हुए भी उसे वह सब करना पड़ा जो देवराज चौहान कह रहा था। उसने जोर से दरवाजा थपथपाया। जयचंद साहब। उसने पुनः दरवाजा थपथपाया। मैं बालकिशन। क्या है? दो पलों के बाद उसके कानों में जयचंद की आवाज पड़ी। मैंने, वह जल्दी से बोला, सीढ़ियों से ऊपर एक आदमी को शूट किया है। वह मर गया है। क्या? जी हाँ, वह बाहर के कई आदमियों को शूट करके आया था। मेरी गोली से मर गया। मुझे लगता है वह देवराज चौहान है। आप बाहर आकर उसे देखिए तो सही। चंद पलों तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर कमरे के भीतर कुछ आहट हुई। कुछ पलों के बाद सिटकनी हटाए जाने का स्वर। फिर दरवाजा खुला। हाथ में रिवॉल्वर पकड़े जयचंद नजर आया। सामने देवराज चौहान को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से, भय से फटती चली गई। उसने कुछ हरकत करनी चाहिए परंतु वह कुछ ना कर सका। देवराज चौहान के रिवॉल्वर से निकली गोली उसके पेट में जा धसी। दूसरी उसकी खोपड़ी में मौजूद हड्डियों में जा फंसी। उसकी फटी आंखें फटी ही रह गई। वह बाईं करवट लेकर नीचे गिरा। उसके सिर और पैर से बहता खून फर्श को रंग रहा था। देवराज चौहान ने अपने करीब खड़े व्यक्ति के बदन से रिवॉल्वर सटाई और ट्रिगर दबा दिया। उसका शरीर जोरों से उछला और नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने बंगले के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा ही था कि उसी पल ही उल्टी छलांग लगाकर वापस आ गिरा। असंख्य गोलियां उसकी तरफ लपकी थी परंतु सतर्कता के कारण वह बच निकला था, वरना उसकी लाश पहचाननी भी मुश्किल हो जाती। बाहर उसकी आंखों ने जो नजारा देखा था वह उसे हैरान परेशान करने के लिए काफी था। बाहर करीब 20-25 व्यक्ति गनों सहित मौजूद थे। देवराज चौहान होठ पीछे खड़ा रहा। उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि वह इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, यानी कि बुरी तरह फंस गया है। पल भर के लिए उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक भर आई। वह पलटा और तेजी से सामने नजर आ रहे फोन की तरफ बढ़ा। उसका इरादा जसवंत को फोन करके तुरंत फोर्स मंगाने का था, जो कि इन लोगों की धज्जियां उड़ाकर इनका ध्यान बटा सके और तब तक वह यहां से निकल जाए। परंतु रिसीवर उठाते ही उसके दांत भिज गए। फोन डेड था। तभी बाहर से फायरिंग की आवाजें गूंज उठी। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे दो आसमान आपस में टकरा गए हो। फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। कई क्षणों तक देवराज चौहान कुछ ना समझा। फिर उसने सावधानी से खिड़की से बाहर झांका। एक निगाह से स्पष्ट हो गया था कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी। दूसरी पार्टी कौन सी थी यह सोचने के लिए ना तो देवराज चौहान के पास वक्त था और ना ही यह जानने में वह समय गंवाना चाहता था। यहां से निकलने का अब उसके पास सुनहरी मौका था। देवराज चौहान जब अपार्टमेंट पर पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। बेल देने पर महादेव ने दरवाजा खोला और फिर वापस बेड पर जाकर सो गया। देवराज ने महादेव पर निगाह मारी, फिर दरवाजा बंद करके खुद भी बेड के हवाले हो गया। 11 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने महादेव को कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते पाया। वह नहा धो चुका था। महादेव ने
देवराज चौहान पर निगाह डाली और उसके बाद फिर अखबार में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चाय वगैरह का भी इंतजाम कर दे भाई, महादेव ने मुस्कुरा कर कहा। देवराज चौहान चेहरे पर अजीब सी मुस्कान समेटे उठा और किचन में चाय बना लाया। महादेव ने अखबार एक तरफ रखा और देवराज चौहान को देखा। तो तुम मुझ पर शक कर रहे थे देवराज चौहान, महादेव ने गंभीर स्वर में कहा। शक? हाँ, तभी तुमने मुझे कहा कि तुम जसवंत मेहरा के यहाँ थे और चुपचाप जयचंद का शिकार करने निकल गए। कल जब तुम मुझे छोड़कर गए थे, मैं तब ही समझ गया था कि तुम मुझ पर इस बात का शक कर रहे हो कि मैं तो ब्लैकमेन तक बातें नहीं पहुंचा रहा, और बीती रात तुम अकेले काम करके देखना चाहते थे कि उसकी खबर भी ब्लैकमेन तक या किसी दूसरे तक पहुंचती है कि नहीं। महादेव एक एक शब्द चबा कर बोला। महादेव, तुम सिर्फ इतना जवाब दो कि मैंने सच कहा है या झूठ। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। सच कहा है। तुमने मुझ पर शक किया? शक नहीं, यह शक नहीं था, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। यह दिल की तसल्ली थी इस बात की कि जो बातें हमारे यहाँ से लीक हो रही है उसमें किसका हाथ है। कभी कभी तो अपने ही साए पर अविश्वास करना पड़ता है, और इन बातों का तुम्हें बुरा मानना नहीं चाहिए महादेव। जिस तरह हमारी बातें बाहर जा रही है उसे देखते हुए सब बातें सोचना जरूरी थी। महादेव ने गंभीरता पूर्वक सर हिलाया। और अब तुम किस नतीजे पर पहुंचे? महादेव ने खामोशी तोड़ी। रात के बारे में मुझे पूरी खबर नहीं है कि थोड़ा बहुत अखबार में है। पहले तुम बताओ कि जयचंद के यहाँ क्या क्या हुआ था। देवराज चौहान ने बताया। जयचंद के आदमियों पर किन लोगों ने हमला किया मैं नहीं जान सका, बल्कि वह गोलीबारी मेरे वहां से निकलने में सहायक ही सिद्ध हुई, नहीं तो मेरा वहां से निकल पाना कठिन था। महादेव ने अखबार पर निगाह मारी, फिर बोला। अखबार में यह बात साफ साफ लिखी है कि जयचंद की हत्या तुमने की, वहां पर सारा खून खराबा तुमने किया, और बाद में तुम्हारे और जयचंद के आदमियों में टकराव हुआ और एवज में 20 आदमी वहां मारे गए। पुलिस तेजी से तुम्हारी तलाश में है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। वह लोग कौन थे जो जयचंद के आदमियों से टकरा गए थे? मालूम नहीं। जसवंत मेहरा के आदमी तो नहीं थे? नहीं, जसवंत मेहरा के आदमी नहीं हो सकते। फिर भी जसवंत को फोन करके पूछ लो। महादेव ने जसवंत मेहरा से फोन पर बात की। जयचंद के बंगले पर उसके आदमियों से टकराने वाले आदमी कौन थे? मैं नहीं जानता। इसका मतलब तुम्हारे आदमी नहीं थे वह? महादेव ने पूछा। नहीं, मेरे आदमी बिना कहे ऐसा काम नहीं करते। जसवंत मेहरा गंभीर था। तो फिर वह लोग कौन थे जो सही समय पर देवराज चौहान को बचाने आ गए? कह नहीं सकता, मुझे तो लगता है यह वही लोग हैं जिन्होंने कल ब्लैकमैन की तबाही की थी। शायद वही लोग कल रात देवराज चौहान को बचाने आ पहुंचे थे। इसका मतलब उन्हें मालूम था देवराज चौहान क्या कदम उठाने जा रहा है। लगता तो यही है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? यह तो वही बता सकते हैं। मानते हो ना बात बाहर निकली? महादेव बोला। हालात तो यही जाहिर करते हैं। कैसे निकली बात? जबकि रात को देवराज चौहान ने क्या करना है यह तुम या सिर्फ देवराज चौहान ही जानता था। महादेव की आवाज में तीखापन भर आया था। मुझसे इस लहजे में बात मत करो महादेव, सीधे ढंग से बात करो। सीधे ढंग से ही बात कर रहा हूं। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। वह नहा रहा है, जब नहा ले तो उसे फोन करने को कहना। कह दूंगा। इसके साथ ही महादेव ने रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाह उस पर मारी। महादेव ने उसे सारी बात बता दी। जसवंत मेहरा के मुंह से यह बात बाहर नहीं निकल सकती, देवराज चौहान ने कहा। तो फिर यह बात कैसे लीक हुई कि तुम क्या करने जा रहे हो, और वहां से तुम्हें बचाने के लिए गनों सहित लोग कैसे वहां पहुंचे? वह कौन थे? तुम्हें क्यों बचाना चाहते थे? देवराज चौहान ने चाय का गिलास खाली किया और नई सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीर सोच और गहराई के भाव छाए हुए थे। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का? महादेव बोला। तुम्हारी बात का जवाब? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। बहुत खतरनाक है। अब मुझे कई ऐसी बातें करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिन्हें कि मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ही खतरनाक साजिश का शिकार हो चुका हूं। खतरनाक साजिश? हाँ, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? महादेव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम पहले सुनो और फिर मेरी बात का जवाब देना। महादेव प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। कई क्षणों की खामोशी के बाद देवराज चौहान कष्ट लगाकर गंभीर स्वर में बोला। महादेव, यह सिलसिला किशोर साहू के यहाँ डकैती से शुरू हुआ। सूरज और नैन सिंह के साथ मिलकर मैंने वहां डकैती डाली। हम तीनों के अतिरिक्त
कोई नहीं जानता था कि हम किशोर साहू के यहाँ डकैती करने जा रहे हैं। और उस रात आधी रात को ब्लैकमैन का आदमी किशोर साहू के यहाँ पेमेंट लेने पहुंचा, जबकि हम डकैती में व्यस्त थे। जबकि किशोर साहू और ब्लैकमैन के बीच लेन देन का सिलसिला पुराना था, इसलिए पेमेंट दिन में भी ली जा सकती थी। तुम कहना क्या चाहते हो? यह कि ब्लैकमैन को मालूम था कि हम वहां डकैती करने जा रहे हैं और उसने जानबूझकर उसी रात अपना आदमी किशोर साहू के यहाँ पैसा लाने भेजा। ब्लैकमैन को अच्छी तरह मालूम था कि देवराज चौहान अपने हाथ लगी दौलत किसी भी हालत में उसके आदमी के हवाले नहीं करेगा, दोनों में ठन जाएगी। वह यह भी जानता था कि देवराज चौहान उसके आदमी को खत्म कर देगा। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरी समझ में नहीं आ रही। आ जाएंगी, सुनते रहो, देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। दरअसल ब्लैकमैन यह बात जग जाहिर करना चाहता था कि देवराज चौहान और ब्लैकमैन में ठन गई है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और हुआ भी यही। मैंने किशोर साहू के बंगले से निकलते ही बाहर मौजूद उसके 4 आदमियों को शूट कर दिया। हम दोनों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ गई और फिर जब हम भागे तो मौका मिलते ही इंस्पेक्टर महेश चंद्र नैन सिंह को मारकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उस वक्त हमें नहीं पता था कि वह नैन सिंह है। फिर बेहद चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसने हमारे 1,60,00,000 पर अपना कब्जा जमाया और हमारे सामने शर्त रखी कि हम उसके लिए ब्लैकमैन को तबाह कर दें, क्योंकि ब्लैकमैन ने उसकी बेटी को उठा लिया है। परंतु मैंने ब्लैकमैन से टकराने के लिए साफ साफ तौर पर मना कर दिया। अब बात यह पैदा होती है कि महेश चंद्र को मेरी योजना का पता कैसे चला। वह ऐन मौके पर गली में पहुंचकर अपनी चाल कैसे चल पाया। पूछने पर महेश चंद्र ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वह यह बात नहीं बताएगा कि उसे मेरी योजना का पता कैसे चला, जबकि मैंने उसे यहां तक कह दिया कि अगर वह मेरी इस बात का उत्तर दे दे तो मैं उसके लिए ब्लैकमैन से भिड़ जाऊंगा। परंतु उसने मुंह नहीं खोला। महादेव देवराज चौहान का एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। बहरहाल मेरी बातों से महेश चंद्र इतना तो समझ गया कि मैं उसके कहने में आकर कभी भी ब्लैकमैन से टकराऊंगा नहीं, जबकि वह चाहता था कि मैं वह काम हर हाल में करूं। और फिर मेरे इनकार करने के पश्चात ही एक के बाद एक ब्लैकमैन के आदमियों द्वारा किए गए हमले हम पर होने लगे। हम अपने फ्लैट पर पहुंचे तो वहां पर ब्लैकमैन के आदमी पहले से ही मौजूद थे। वहां से बचकर हम होटल पहुंचे तो वहां पर ब्लैकमैन के आदमी टपक पड़े। उसके बाद 2 दिन के लिए हमने इस शहर से बाहर निकलने की योजना बनाई तो सीमा पर ब्लैकमैन के इशारे पर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। फिर जयचंद पहुंचा हमें शूट करने के लिए, लेकिन ठीक मौके पर महेश चंद्र ने आकर हमें बचा लिया। सुन रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। समझ जाओगे, सुन लो मेरी बात पूरी। देवराज चौहान ने जहरीली मुस्कान से कहा। ब्लैकमैन को हमारे हर ठिकाने और हर योजना के बारे में मालूम होता रहा। हाँ, महादेव ने सहमति में सिर हिलाया। महेश चंद्र को मेरे इनकार करते ही कि मैं ब्लैकमैन से नहीं टकराऊंगा, हम पर ब्लैकमैन के हमले शुरू हो गए। मतलब कि हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार मैं ब्लैकमैन से लड़ने के लिए उस पर हथियार उठा लूं। वह कामयाब रहे और मैंने हथियार उठा लिया। मैं अब भी नहीं समझ पाया तुम कहना क्या चाहते हो, महादेव ने उससे कहा। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते हो कि हम पर हमला करने वाले ब्लैकमैन नहीं, इंस्पेक्टर महेश चंद्र के भेजे आदमी थे? उसने यह घटिया चाल हमसे चली हो? नहीं, वो महेश चंद्र के भेजे आदमी नहीं, ब्लैकमैन के ही आदमी थे। सीमा पर पहुंचने वाला जयचंद मेरी इस बात को साबित करता है, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। और एक खास बात यह नोट कर लो कि जब से मैंने ब्लैकमैन के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, हम पर होने वाले ब्लैकमैन के हमले अचानक बंद हो गए। बल्कि ब्लैकमैन के खिलाफ मुझे बिना मांगी सहायता भी मिलने लगी। जैसे रात को जयचंद के बंगले में बुरी तरह फंस गया था और कुछ हथियारबंद लोगों ने वह हमला करके मुझे साफ साफ बचा लिया, वरना कल रात तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। महादेव ने सिर हिलाया। दूसरी खास बात यह है कि पहले तो ब्लैकमैन को हमारे हर ठिकाने मिनटों में मालूम हो जाते थे, और जबकि मैं उसका करोड़ों का नुकसान कर रहा हूँ, उसे मेरा ठिकाना क्यों नहीं मालूम हो रहा। देव के चेहरे पर अजीब से भाव फैल गए। वास्तव में तुमने सही बात पकड़ी है। अब आगे सुनो। इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने बेहद आसानी से नैन सिंह की हत्या कर दी। महेश चंद्र ने हमें बचाने की खातिर ब्लैकमैन के कई आदमियों को खड़े खड़े उड़ा दिया। एक मामूली सा इंस्पेक्टर इस तरह बेखौफ होकर इतने कत्ल एकदम नहीं करवा सकता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। फिर उसके पास इतने खतरनाक लोग कैसे आए जो 10 आदमी को खड़े खड़े भून दे? क्या उसे इतना डर नहीं कि यह लोग कभी भी उसके खिलाफ बयान कर सकते हैं और उनके बयान से वह फांसी के फंदे तक पहुंच सकता है? इतने सारे खतरनाक हथियारों को वैसे भी एक साथ इकट्ठा कर पाना कठिन काम है, और फिर उन्हें मालूम है कि ब्लैकमैन के आदमियों को उड़ाने जा रहे हैं तो वह 10 बार सोचेंगे।
और महेश चंद्र ने हमारे बचाने की हरकत इसलिए की कि हम उसका एहसान मानकर ब्लैकमैन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें। महादेव ने सिर हिलाया। और फिर जब मैंने ब्लैकमैन के खिलाफ कदम उठाया तो कुछ और लोगों ने ठीक उसी तरह ब्लैकमैन के ठिकानों को तबाह किया जैसे कि मैंने। यानी कि अब फिर हमारी बात बाहर हो गई। हाँ, कल रात जब मैं जयचंद को उड़ाने पहुंचा और जब मुझे घेर लिया गया तो कुछ हथियारबंद लोगों ने मुझे बचाया। यानी कि कोई चाहता है कि ब्लैकमैन को पूरा का पूरा तबाह कर दूं और इस मामले में अंत तक मेरी जान ना जाए। इसके लिए वह लोग एक तरह से मुझे पूरी तरह सुरक्षा दिए हुए हैं, बल्कि ब्लैकमैन को तबाह करके मेरे काम में हाथ ही बटा रहे हैं और नाम लग रहा है मेरा। महादेव देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी मुस्कान आ गई। हमारी बातें जो लीक हुई किसी को पता चली तो वह सिर्फ दो को, इंस्पेक्टर महेश चंद्र को और ब्लैकमैन को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन दोनों में दोस्ताना संबंध है। क्या? महादेव चौंका। हाँ, मेरी यह बात हर किसी को हैरान कर देगी, लेकिन ब्लैकमैन ने तो इंस्पेक्टर महेश चंद्र की बेटी को उठाया हुआ है। इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा है वह सच कहा है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। महेश चंद्र ने ब्लैकमैन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उसने यह बात पूरी तरह ओपन करने की चेष्टा की कि इन धंधों के पीछे ब्लैकमैन का हाथ है। हाँ, और यह सब महेश चंद्र और ब्लैकमैन की मिली भगत का नतीजा है। ब्लैकमैन क्यों अपना नुकसान कराएगा? क्यों खुद को अखबारों में सुर्खियों में लाएगा? अभी मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है। इस मामले को मैं अभी तक जितना समझ पाया हूं उससे बात तो स्पष्ट है कि महेश चंद्र और ब्लैकमैन के बीच दोस्ताना संबंध है, वरना मेरी सीक्रेट बातें भी लीक होकर इन लोगों तक ना पहुंचती। अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि तुम शायद इस पर किसी कीमत पर विश्वास ना कर सको, जबकि यह बात अपनी जगह अटल सत्य है। क्या? ब्लैकमैन के खिलाफ मेरी सहायता करने वाले, मुझे सुरक्षा देने वाले और ब्लैकमैन की तबाही करने वाले ब्लैकमैन के अपने ही आदमी हैं, जो कि ब्लैकमैन के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? महादेव का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं ठीक कह रहा हूँ महादेव, और यह भी जानता हूँ कि तुम कभी भी मेरी इस बात का विश्वास नहीं करोगे। विश्वास करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महादेव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। और भला अपना ही नुकसान क्यों कराएगा? वह भी करोड़ों का। अपनी दुश्मन की सहायता क्यों करेगा? क्यों का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा है अक्षर अक्षर सच कहा है। कैसे सच कहा है? हमारी बातें उसे मालूम हो जाती है। ब्लैकमैन आसानी से हमारी जान ले सकता है, लेकिन जान लेने की अपेक्षा वह हमारी सहायता कर रहा है। और हमारी सहायता राह चलते गली के बदमाश नहीं कर सकते, बल्कि किसी खतरनाक संगठन के आदमी ही कर सकते हैं, जो कि ब्लैकमैन की ही संस्था है। महादेव के चेहरे के भावों से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि वह देवराज चौहान की बातों से कतई सहमत नहीं है, क्योंकि उसकी बात मानने के काबिल वैसे भी नहीं थी। तुम जो कह रहे हो उसे साबित नहीं कर सकते, सब बेकार की बातें हैं। मैं आसानी से साबित कर सकता हूँ। महेश चंद्र इस सारे खेल से वाकिफ है। वह अपने मुंह से सब कुछ बताएगा कि किस साजिश के तहत तुम लोगों ने खेल खेला। ब्लैकमैन, जिसकी असलियत कोई नहीं जानता, उसकी असलियत एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर को मालूम है, और तो और दोनों के दोस्ताना ताल्लुक भी है। हाँ, हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। महादेव सिर्फ कंधे उचका कर रह गया। चलो, कहाँ? महेश चंद्र के पास साबित करने कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। सच भी हुआ तो क्या वह मुंह खोलेगा? मुंह तो उसका बाप भी खोलेगा। देवराज चौहान के होठों से खतरनाक स्वर निकला। उसने मेरे साथ झूठा खेल खेला है, फरेब किया है, मुझे अंधेरे में रखकर अपना काम निकलवाया है, ब्लैकमैन से कहकर मुझ पर हमले करवाकर मुझे अपने इशारे पर चलने को मजबूर किया। खुलेआम उसने मुझसे धोखाधड़ी की है, और मैं धोखेबाजी कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसका अंजाम तो उसे हर हाल में भुगतना ही होगा। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जैसा कि तुम सोच रहे हो। कुछ ही देर में सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, देवराज चौहान ने भयानक स्वर में कहा। उसके बाद दोनों तैयार होकर बाहर निकलने को ही थे कि फोन की घंटी गनगनाई। जसवंत मेहरा होगा, महादेव बोला। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वाकई जसवंत मेहरा था। मैं तुम्हारे फोन की ही वेट कर रहा था। जसवंत मेहरा का स्वर उसके कानों में पड़ा। व्यस्त था, बोलो। एक बहुत ही जबरदस्त सूचना मिली है, तुम्हारे काम की है। क्या? इंस्पेक्टर महेश चंद्र की बेटी अर्चना को मेरे आदमियों ने खोज निकाला है। वास्तव में? देवराज चौहान चौंका। हाँ, जसवंत मेहरा की आवाज में खुशी का पुट था। यह ब्लैकमैन के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। कहाँ है वह? भरे पूरे इलाके के एक मकान में। मेरे 28 आदमी उस मकान को घेर चुके हैं। हर किसी के हाथ में गने हैं। अब सिर्फ मेरे आदेश का इंतजार है। तुम वहां पहुंचो तो। मैं नहीं पहुंच सकता, एकाएक देवराज चौहान तीव्र स्वर में बोला। क्यों? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि वहां पहुंचकर महेश चंद्र की बेटी को अपने कब्जे में ले सकूं। हमारी बातें जाने कैसे लीक हो गई तो तुम्हारे आदमियों की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इससे पहले
कि उसे बचाने के लिए ब्लैकमैन के ढेरों आदमी पहुंचे। अपने आदमियों को फौरन आदेश दो कि अर्चना को अपने कब्जे में करके वहां से निकाल ले जाए। ओह, मैं अब भी उन्हें कहता हूँ, जल्दी करो। दूसरी तरफ से जसवंत मेहरा ने रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने महादेव को फोन की बाबत बताया। महेश चंद्र की बेटी का हमारे कब्जे में आना बहुत बड़ी बात है। अब महेश चंद्र और ब्लैकमैन खुलकर मेरे खिलाफ कदम नहीं उठा सकेंगे। उन्हें अर्चना की भी चिंता होगी। देवराज चौहान ने कहा। उसकी आंखों में चमक विद्यमान हो चुकी थी। तुम्हारी बातें समझकर भी नहीं समझ पा रहा देवराज चौहान, महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। महेश चंद्र के पास पहुंचने पर सारी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएगी। दरअसल अभी कई बातों का जवाब मेरे पास ही नहीं है, जैसे कि ब्लैकमैन और महेश चंद्र का आपस में क्या रिश्ता है, और ब्लैकमैन क्यों अपना साम्राज्य खुद ही तबाह करने पर तुला है। मेरे सारे प्लान, मेरी सारी योजनाएं उन तक कैसे पहुंच रही है। लेकिन अब मैं यह सब बातें जानकर ही रहूंगा। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गए। देवराज चौहान ने चटकनी खोलकर दरवाजा खोला। अगले ही पल ठिठक कर रह गया देवराज चौहान। महादेव ने सकपकाकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। दरवाजे पर 4 गनमैन खड़े थे और अन्य 4 चंद कदमों के फासले पर हटकर फैले हुए थे। सारी गैलरी उन्होंने कवर कर रखी थी। गने अब देवराज चौहान की छाती से आ सटी थी। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से उन सबको देखने के पश्चात महादेव को देखा। महादेव, हमारी बातों से ब्लैकमैन जान गया कि हम महेश चंद्र को अपना निशाना बनाने जा रहे हैं। ब्लैकमैन के आदमियों की निगाह हम पर थी ही। उसने फौरन आदेश दिया कि हमें पकड़ लिया जाए, और लो, नतीजा हमारे सामने है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि फ्लैट में कहीं कोई ऐसा इंतजाम है कि हमारी हर बात को ब्लैकमैन सुन पा रहा है। हमारी बाहर की हुई बातें भी ब्लैकमैन तक पहुंची है, महादेव बोला। देवराज चौहान ने सिर घुमाया और होठ भेजकर गनमैनों को देखा। बोलो। देवराज चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। आप लोगों को ब्लैकमैन साहब ने बुलाया है, एक गनमैन ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने नोट किया कि इन लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन नाटों के हाथ में गनें तैयार थी। उनके कुछ करने से पहले ही शूट कर देना था उन्होंने। और अगर हम ना चले तो हमें इस बात की पूरी आजादी है कि आप लोगों को शूट कर दें, वह बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। गनमैन अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। चलो महादेव, ब्लैकमैन से भी मुलाकात कर ले, देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। बाहर भी 4 गनमैन मौजूद थे। लोगों ने यह सारा दृश्य देखा दूर से। पास आकर देखने का तो मतलब ही नहीं था। उन्हें कार में बिठाया गया। एक कार पीछे थी। वह दोनों कोई भी हरकत करने की स्थिति में नहीं थे। कुछ रास्ता तय हो जाने के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। दोनों ने कोई ऐतराज नहीं किया और न ही वह ऐतराज करने काबिल थे। गनों ने उन्हें खामोश बैठने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैकमैन की ऐसी तैसी फेरने का मामला तो बीच में ही रह गया, महादेव बोला। हाँ, क्योंकि वह मोहरा बनाकर जो खेल खेलना चाहते थे वह खेल नहीं सके। अब वह हमारा क्या करेगा? कम से कम वह चाहकर भी हमारा बुरा नहीं कर सकेगा। क्यों? वह तो हमें नींबू की तरह निचोड़ सकता है। आराम से बैठो, वह हमें किसी भी तरह नहीं निचोड़ सकता है। वैसे अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ जाना चाहिए कि ब्लैकमैन और महेश चंद्र में दोस्ताना संबंध है। हम में यह तय होते ही कि महेश चंद्र को पकड़ा जाए, ब्लैकमैन के आदमियों ने फौरन हमें पकड़ लिया, क्योंकि ब्लैकमैन ने जान लिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं और वह नहीं चाहता था कि हम महेश चंद्र को कोई नुकसान पहुंचाए। मुझे तो तुम्हारी बातें आधी अधूरी ही समझ में आ रही है। इस बात पर मेरा विश्वास करने को दिल नहीं करता कि हमारी बातें ब्लैकमैन और महेश चंद्र जान सकते हैं। लेकिन हालात यही जाहिर करते हैं कि वह सब कुछ जान लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। परंतु कैसे? इस कैसे का सही जवाब तो मैं नहीं दे सकता, परंतु जल्दी ही जवाब हमें मिल जाएगा। मेरे खिलाफ बहुत ही खतरनाक साजिश रची गई है, जिसे कि मैं भी पूरी तरह नहीं जान पाया अभी तक, परंतु एहसास अब मुझे यकीनी तौर पर हो चुका है। देवराज चौहान कठोर लहजे में कहे जा रहा था। अगर वक्त रहते मुझे इस बात का आभास न होता तो ब्लैकमैन और महेश चंद्र अपने इरादे में अवश्य कामयाब हो जाते, जो कि अब नहीं हो सकते। महादेव गहरी सांस लेकर बोला। मुझे तो खतरा लग रहा है। किस बात का? यही कि इतना कुछ करने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आया और अब भी गारंटी नहीं। मैं नहीं समझता कि ब्लैकमैन जैसा खतरनाक इंसान हमें जिंदा छोड़ेगा। कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर भागती जा रही थी। आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण रास्ते का उन लोगों को आभास नहीं हो पा रहा था। और फिर करीब घंटे भर बाद कार मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। जब उनकी आंखों से पट्टियां खोली गई तो खुद को उन्होंने बेहद खूबसूरत कमरे में पाया। अब वहां कोई गनमैन न था।
उनके सामने सिर्फ एक ही शख्स था, रामानंद शास्त्री। आप लोग बेहद खुशकिस्मत हैं कि ब्लैकमैन साहिब आपसे मुलाकात कर रहे हैं, रामानंद शास्त्री ने मशीनी अंदाज में कहा। यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम कौन हो? रामानंद शास्त्री, उसने पूर्ववत लहजे में कहा। ब्लैकमैन के नंबर 1 बॉस। हाँ, ब्लैकमैन कौन है? मैं नहीं जानता। तुम तो ब्लैकमैन के सबसे खास आदमी हो, फिर भी नहीं जानते कि ब्लैकमैन कौन है? नहीं, ब्लैकमैन साहब से जब भी मेरी मुलाकात होती है उसका चेहरा ढका हुआ होता है और उनका चेहरा देखने की मुझे आवश्यकता भी नहीं। क्यों? जब सब काम ठीक से हो रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है उनकी असलियत जानने की? वैसे भी जो उनकी असलियत जान लेता है वह उसी समय मौत के मुंह में चला जाता है। ब्लैकमैन को हमसे क्या काम पड़ गया, यह तो ब्लैकमैन साहब ही जाने। वैसे आप लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया है। हमारे 7 मंजिला खूबसूरत होटल को उड़ा दिया, जो कि अरब से भी ज्यादा की कीमत का था। इसके अलावा करोड़ों का और भी नुकसान है। इतना कुछ करने के बाद तुम लोग जिंदा तो नहीं रह सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्लैकमैन साहब तुम लोगों को फौरन मौत की सजा देंगे। मौत की सजा कैसे दी जाती है? देवराज चौहान ने व्यंग से पूछा। शूट करके। चिंता मत करो, तुम्हारे आदमियों को हमें शूट करने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि हमें मौत की सजा नहीं मिलेगी। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। असंभव, बल्कि तुम लोगों को तो तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। सच क्या है कुछ ही देर में सामने आ जाएगा, देवराज चौहान ने विश्वास के साथ कहा। रामानंद शास्त्री की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी रही। यह तो हमें घूरता है, महादेव बोला। रामानंद शास्त्री ने सिर हिलाया और सामने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस दरवाजे के पार ब्लैकमैन साहब हैं, आप लोग जा सकते हैं। दोनों पलटे और बंद दरवाजे की तरफ बढ़े। देवराज चौहान, मुझे तो डर लग रहा है, वह ब्लैकमैन जाने हमारा क्या करेगा। देवराज चौहान ने कोई जवाब न दिया। दरवाजे के समीप पहुंचकर वह ठिठके। फिर दरवाजा धकेलकर देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। महादेव उसके पीछे था। उनके भीतर प्रवेश करने के बाद दरवाजा बंद हो गया। उस कमरे में बल्ब का मध्यम सा प्रकाश फैला था। कई पलों बाद उनकी आंखें उस प्रकाश में देखने के काबिल हुई। यह मीडियम साइज का कमरा था। फर्श पर गद्देदार कालीन बिछा था। एक तरफ टेबल मौजूद थी और उसके सामने 3 कुर्सियां। इसके अलावा कमरे में और कुछ भी ना था। दीवारें बिल्कुल खाली थी। टेबल के पीछे कुर्सी पर कोई बैठा था। जाहिर था वह ब्लैकमैन ही था, इस शहर का सबसे खतरनाक शख्स, खूनी संस्था का मालिक। वहां पर सिगरेट की स्मेल फैली हुई थी और उस इंसान की उंगलियों में सुलगती हुई सिगरेट थमी थी। देवराज चौहान उसे घूरता हुआ आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। महादेव खड़ा ही रहा। बैठ जाओ महादेव, उस आदमी का बेहद शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। उससे खुद को संबोधित पाकर महादेव हड़बड़ाया, परंतु संभल कर आगे कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान एक टक उसे देखे जा रहा था, जिसका चेहरा कम रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुम खामोश क्यों हो देवराज चौहान? वह व्यक्ति पहले वाले लहजे में बोला। मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? जो भी बोलो। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ लेकर आए हैं। वह 2 पल के लिए खामोश ही रहा। तभी देवराज चौहान बोला। तुम कौन हो? इस बात की क्या जरूरत है जानने की? तुम्हारे लिए मैं ब्लैकमैन हूं। तुम? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। आवाज बदलकर बोल रहे हो? तुम्हारे बात करने का अंदाज वही है। मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। कौन हूं मैं? इंस्पेक्टर महेश चंद्र। तभी सारा कमरा तीव्र लाइटों से रोशन हो गया। टेबल के आसपास ही कहीं बटन था जिसे कि उसने दबा दिया था। एकाएक हुई रोशनी में पल भर के लिए उनकी आंखें चौंधिया गई। टेबल के पार कुर्सी पर इंस्पेक्टर महेश चंद्र ही बैठा था। महेश चंद्र के होठों पर मुस्कान उभरी। बोला हुआ कुछ भी नहीं। मेरे अंदाज में जरा सी गड़बड़ हो गई, देवराज चौहान बोला। मेरा ख्याल था ब्लैकमैन और महेश चंद्र में खाली जान पहचान है, परंतु मैं यह नहीं सोच सका कि दोनों एक ही आदमी हैं। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बात तुम शुरू करोगे महेश चंद्र या मैं करूं? देवराज चौहान बोला। महेश चंद्र खामोश रहा। तुमने मुझे अपनी साजिश के तहत फंसाया। अभी कई बातों का जवाब नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सारे हालातों से सिलसिलेवार अवगत कराओ, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। महेश चंद्र ने कष्ट लिया और कई पल खामोश रहने के बाद बोला। प्लान मेरा बुरा नहीं था, लेकिन वक्त और किस्मत ने साथ नहीं दिया।
मुझसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि अपने काम के लिए मोहरा मैंने देवराज चौहान को बना लिया, जबकि मुझे यह बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी कि देवराज चौहान को बेवकूफ बनाकर अपना काम नहीं निकाला जा सकता। देवराज चौहान की स्थिर निगाहें महेश चंद्र पर थी। महादेव होठ सिकोड़े महेश चंद्र को देखे जा रहा था। और अब जब मालूम हुआ कि तुम हकीकत से वाकिफ हो गए, मुझे तुम्हें पकड़कर यहाँ मंगवाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ख्यालों को और कोई जाने। कहने के पश्चात महेश चंद्र ने सिगरेट का कश लिया। दरअसल मेरा ही उपनाम ब्लैकमैन है। मैं चुपचाप शक्ति एकत्रित करता रहा और फिर कुछ सालों पहले मैंने खतरनाक अंदाज में सबके सामने हाजिर होकर अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बना ली। जसवंत मेहरा को मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया। दरअसल तब इस काम में अंडरवर्ल्ड की दो हस्तियां मेरे साथ थी। बात बतौर पार्टनरशिप की हैसियत से थी और इधर मैं नौकरी करता रहा पुलिस की। दुनिया को हम यही दर्शाते रहे कि ब्लैकमैन एक आदमी का नाम है। ऐसा मेरे कहने पर ही मेरे पार्टनरों ने किया था, क्योंकि इसके पीछे मेरी मंशा थी कि ब्लैकमैन को गुमनाम ही होना चाहिए। सिर्फ उसका नाम गूंजना चाहिए पूरे अंडरवर्ल्ड में। और जब ब्लैकमैन का नाम अंडरवर्ल्ड में जम गया, मुझे लगा कि मैं सारा मामला संभाल सकता हूं। तो एक दिन मौका पाकर मैंने दोनों को शूट कर दिया और रैकेट का अकेला मालिक बन गया। अंडरवर्ल्ड में ब्लैकमैन यानी कि मेरा सिक्का चलने लगा। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई मेरा चेहरा ना देख सके और सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा ही हुआ। इस काम से मैंने अरबों रुपए कमाए। सारे काले धंधे ब्लैकमैन के नाम पर हुए और दौलत ब्लैकमैन के खजाने में आई। दौलत इकट्ठा करने की मेरी भूख समाप्त हो गई, क्योंकि अरबों रुपया मेरी जेब में था। अब मेरी कोई भी इच्छा बाकी ना बची थी। दो पल चुप रहकर महेश चंद्र ने पुनः कहना शुरू किया। सारी जिंदगी की भागदौड़ करके अब मैं थक चुका था। इधर मैं सर्विस से भी रिटायर हो रहा था। इसके साथ ही मैं आगे की जिंदगी शांति से बिताना चाहता था, परंतु मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कभी जिस संस्था को मैंने ही खड़ा किया था उसे कैसे छोड़ दूं। मेरा इस तरह संस्था से किनारा कर जाना किसी को भी गवारा नहीं होता। अगर ब्लैकमैन ही गायब हो जाता तो किसी प्रकार वह ब्लैकमैन को तलाश कर ही लेते। मेरी संस्था वालों के हाथ बहुत लंबे हैं और उन हाथों को अभी तक मैंने काबू कर रखा है। और फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर मैं किसी तरह संस्था को ही तहस नहस करवा दूं तो बात बन सकती है और बतौर पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी लाश के ऊपर उंगली रखकर कह दूंगा कि यही ब्लैकमैन है। मैंने इसे एक बार ब्लैकमैन के रूप में देखा था। इस पर हर किसी ने मेरी बात का विश्वास कर लेना था। इस तरह मैं आसानी से संस्था से किनारा कर जाता, परंतु मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संस्था को तबाह कैसे करूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे इस काबिल नजर नहीं आ रहा था कि जो इस काम को पूरा कर सके। कष्ट लेकर महेश चंद्र ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। तभी तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी। देवराज चौहान ने होठ खोले। हाँ, महेश चंद्र ने सिर हिलाया। एक दिन मैंने तुम्हें देखा और पहचान लिया। उसी समय मेरे दिमाग में आ गया कि देवराज चौहान मेरी समस्या हल कर सकता है। मैं तुम्हारे सारे कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसी समय मैं तुम्हारे पीछे लग गया और तुम्हारा ठिकाना देखा। फिर कम से कम एक सप्ताह बाद सोचने समझने के बाद मैंने यह स्कीम बनाई कि तुम्हें इस्तेमाल करके लाइन पर लाकर तुमसे काम लिया जा सकता है। क्षण भर ठिठक कर वह बोला, तुम्हें सूरज की तो याद होगी, जो तुम्हारे जेब से पर्स मार रहा था और पकड़ा गया। हाँ, देवराज चौहान ने हैरानी से उसे देखा। सूरज मेरा ही आदमी था और उसकी हरकत मेरी योजना का पहला चरण था। क्या? देवराज चौहान चौंका। हाँ, सूरज मेरा बहुत ही समझदार और खतरनाक कमांडो था। वह मामूली जेब कतरा नहीं था। मेरे ऑर्डर पर ही वह तुम्हारे नजदीक आया, तुम्हारा दोस्त बना। ओह, और मेरे दिए गए बग को उसने तुम्हारे जूते के नीचे वाले हिस्से में चिपका दिया। बग? हाँ, बग, मक्खी के आकार का छोटा सा ऐसा यंत्र जो हर आवाज कैच करके अपनी मंजिल पर पहुंचाता है। यह जापान का आविष्कार है और सिर्फ खतरनाक जासूसी में ही बग का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से तुम लोगों की हर बात, हर योजना अपनी जेब में पड़े छोटे से स्पीकर से निकलती, जिसे कि मैं सुन लेता था। अगर बात इंस्पेक्टर महेश चंद्र के काम की होती तो उसे महेश चंद्र इस्तेमाल करता। अगर ब्लैकमैन के काबिल होती तो उसे ब्लैकमैन इस्तेमाल करता। अब समझा कि मेरी हर बात ब्लैकमैन के पास कैसे पहुंचती है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसके बाद सूरज ने मेरी ही योजना के तहत किशोर साहू के यहाँ डकैती डालने की बात कही। सब कुछ तो मेरे ही इशारे पर हो रहा था। शोरूम में काम करने वाली शीतल लुथरा सूरज की जान पहचान वाली थी। उसने सूरज के कहने के मुताबिक
काम किया। तुम ठीक उसी तरह फंसते चले गए जैसे कि मैं चाहता था। दिखावे के तौर पर ब्लैकमैन से तुम्हारा टकराव होगा, इस बात को लगभग हर कोई जान गया था। और फिर आगे क्या हुआ तुम जानते ही हो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझे तसल्ली थी कि जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा है। तुम ब्लैकमैन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और जब ब्लैकमैन को जान माल का नुकसान पहुंचाना तुमने शुरू किया तो मैंने सोचा काम जल्दी से पूरा हो जाए। तब मैंने अपनी पर्सनल फोर्स के आदमियों को अपने ही माल की तबाही पर लगा दिया। बग के कारण मुझे मालूम हो जाता था कि तुम कहाँ और क्या करने जा रहे हो। मैंने सोचा था यह सुनकर तुम खुश हो जाओगे कि कोई दूसरा भी ब्लैकमैन को तबाह कर रहा है, परंतु ऐसा सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस बात को लेकर तुम सोचने पर मजबूर हुए और काफी हद तक सही नतीजे पर पहुंच गए। अब तुम महेश चंद्र यानी कि मुझे पकड़ने जा रहे थे तो मैंने तुरंत ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों को आदेश दिया जो तुम्हारी निगरानी पर थे। अगर 4 दिन और यह सब सिलसिला चलता रहता तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया होता, परंतु हालातों को मद्देनजर रखते हुए तुम बहुत जल्दी सही नतीजे पर पहुंच गए। कई पलों तक वहां तीखा सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ न बोला। महादेव दोनों के चेहरों को देखे जा रहा था। तुमसे एक गलती और भी हुई महेश चंद्र। क्या? जब तुमने मुझे देखा था तो ब्लैकमैन के रूप में ही मुझसे संबंध बनाकर सारी बात बताते और मोटी रकम की ऑफर मेरे सामने रखते तो तुम्हारा काम बेहतर ढंग से होता। तुम ठीक कह रहे हो। शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। महेश चंद्र ने गहरी सांस ली। तुमने योजना तो अच्छी बनाई, परंतु यह भूल गए कि किसे अपनी योजना में लपेट रहे हो। देवराज चौहान का ना तो धोखा देना पसंद है ना ही धोखा खाना, और तुमने मुझे धोखा दिया है महेश चंद्र। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। महेश चंद्र खामोश ही रहा, फिर कुछ पलों के बाद बोला, और मैंने कभी हार बर्दाश्त नहीं की। खास तौर से ब्लैकमैन का बहुरूप धारण करने के बाद मैं कभी नहीं हारा। मैंने जो चाहा वही किया, और ब्लैकमैन के रूप में अब तो मुझे जीतने की आदत लग गई है और तुमने मुझे हरा दिया। मेरी योजना असफल कर दी। जो मेरे रास्ते में आता है वह कभी भी जिंदा नहीं बचता, और तुम अब मेरे रास्ते में खड़े हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तो तुम मेरी जान लोगे? हाँ, जान तो मैं भी तुम्हारी लूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अपनी साजिश का शिकार बनाया, मुझसे धोखेबाजी की। तुम किसी भी हाल में मेरे हाथ से बच नहीं सकोगे, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। और मैं इस बात से भी भली भांति वाकिफ हूं कि अपना काम निकाल लेने के बाद तुम किसी भी हालत में मुझे जिंदा छोड़कर अपनी गर्दन ना फंसवाते। हर हालत में मेरी हत्या करवा कर ही रहते। सही कह रहे हो। बाद में भी तुम्हें जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अगर यह बात लीक हो जाती कि देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर महेश चंद्र के कहने पर ब्लैकमैन को खत्म किया है तो संस्था वाले तब भी किसी हाल में मुझे जिंदा ना छोड़ते। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के खतरनाक भाव फैलते चले गए। अब तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। देवराज चौहान को तुमने अपनी साजिश में फंसाकर उसकी जान लेने का तुम्हारा पूरा पूरा प्रोग्राम था। महेश चंद्र व्यंग भरी हंसी हंसा। तुम तो मर ही चुके हो, यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा नहीं निकल सकते। इंस्पेक्टर महेश चंद्र के लहजे में दरिंदगी भर आई थी। तुम इस समय मामूली इंस्पेक्टर के सामने नहीं, सर्वशक्तिमान ब्लैकमैन के सामने बैठे हो। मेरे लिए ब्लैकमैन हो या इंस्पेक्टर महेश चंद्र, दुश्मन को मैं एक ही निगाह से देखता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने टेबल पर रखे फोन को अपनी तरफ सरकाया। एकाएक महेश चंद्र के हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी। देवराज चौहान ठिठका। किसे फोन करना चाहते हो? जसवंत पैरा को। क्यों? काम है। एक क्या 10 फोन करो। महेश चंद्र के होठों से नाक सी फुफकार निकली। परंतु मेरी असलियत, ब्लैकमैन की असलियत तुम होठों पर नहीं ला पाओगे। चिंता मत करो, अभी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर तुमने ऐसा कोई शब्द मुंह से निकालने की चेष्टा की तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी का पुर्जा पुर्जा उड़ा देगी। महेश चंद्र दरिंदा बन गया था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और नंबर डायल करने लगा। कुछ देर पश्चात ही वह जसवंत मेहरा से बात कर रहा था। तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फ्लैट पर फोन करता रहा। जसवंत की आवाज आई। मैं फ्लैट पर नहीं था। खैर, इंस्पेक्टर महेश चंद्र की बेटी अब हमारे कब्जे में है, ब्लैकमैन की कैद में नहीं है। मैंने यही जानने के लिए फोन किया था। देवराज चौहान वहशी स्वर में कह उठा। अब मेरी बात सुनो। 2 घंटे में मैं तुम्हारे पास ना पहुंचूं या मेरा फोन ना आए तो इंस्पेक्टर महेश चंद्र की बेटी अर्चना को बुरी से बुरी मौत देकर उसकी लाश महेश चंद्र के घर भिजवा देना। लेकिन तुम्हें जो कहा है वही करो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में गुर्रा कर कहा और रिसीवर रख दिया। महेश चंद्र हाथ में रिवॉल्वर थामे ठगा सा बैठा रह गया।
उसके चेहरे पर हक्के बक्के भाव थे। कई पलों तक वह हिला भी नहीं। देवराज चौहान ठठाकर हंस पड़ा। महेश चंद्र, देवराज चौहान मौत के से स्वर में कह रहा था, मुझे फोन करने की इजाजत देकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। 2 पल पहले तक तो तुम मुझे शूट करके मेरी लाश सड़क पर फिकवा सकते थे, लेकिन अब अपनी उंगली भी मुझे नहीं लगा सकते। मेरा बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी बेटी की लाश बहुत जल्द तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। अब इस बात का ध्यान रखना कि 2 घंटे में मुझे जसवंत मेहरा के पास पहुंचना है या उसे फोन करना है, वरना बेटी गई। महेश चंद्र का चेहरा क्रोध से धधक उठा। आंखों में विवशता के भाव थे। उसके द्वारा किसी भी गलत हरकत का मतलब था उसकी बेटी की मौत। वास्तव में उससे भारी भूल हो गई थी। देवराज चौहान को फोन नहीं करने देना चाहिए था। एक मामूली से फोन ने उसके हाथ बांध दिए थे और उसकी बेटी की जान खतरे में डाल दी थी। अब कहो महेश चंद्र, क्या चाहते हो? देवराज चौहान जहरीले अंदाज में हंसा और अपने दोनों जूतों के तले चेक करने के पश्चात मक्खी के साइज का यंत्र अपनी एड़ी के भीतरी हिस्से से निकाला जो कि चिपका हुआ था और उस बग को सामने टेबल पर रख दिया। बाजी अब महेश चंद्र के हाथों से निकल चुकी थी। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी शूट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे भी यहां से सही सलामत निकलना है। तुम्हें मारा तो तुम्हारे आदमी मेरी जान ले लेंगे। महेश चंद्र के होठों से थकी सी गहरी सांस निकल गई। हाथ में थाम रखा रिवॉल्वर वापस जेब में डाल लिया। अब उसकी आंखों से व्याकुलता की झलक मिल रही थी। तुम्हारे लिए समझदारी की बात तो यह थी कि तुम मुझे शूट कर देते, महादेव को शूट कर देते। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। उधर जसवंत मेहरा तो ब्लैकमैन को हर मामले में शिकस्त देने के लिए हमेशा तैयार रहता ही है। ब्लैकमैन की शिकस्त के तौर पर वह तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचा देता और देवराज चौहान का खेल खत्म हो जाता। फिर तुम इस तरह ही अपने बुने जाल में ना फंसते महेश चंद्र, जैसे कि आप फंस चुके हो। महेश चंद्र ने पहलू बदला। आज की तारीख में तुम इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी हो। जो चाहो कर सकते हो। नहीं कर सकते तो सिर्फ यह कि देवराज चौहान और महादेव को शूट नहीं कर सकते। अपनी बेटी को जसवंत मेहरा के चंगुल से नहीं निकाल सकते। वैसे यह सब भी कर सकते हो अगर तुम बेटी का मोह छोड़ दो और उसकी चिता को खुद आग लगा देने की हिम्मत रखते हो तुम तो। महेश चंद्र के होठों से गुर्राहट निकली। जुबान बंद रखो देवराज चौहान। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ करूं। तुम अब कुछ नहीं कर सकते महेश चंद्र। समझो कि ब्लैकमैन मर गया। महेश चंद्र ने सख्ती से होठ भींच लिए। अगर समझदारी से काम लो तो मामला अभी भी प्यार से सुलझ सकता है। कैसे? हम में दोस्ताना संबंध कायम हो सकते हैं। किस बिना पर? मामूली सी सौदेबाजी पर। महेश चंद्र एकाएक आशावान नजर आने लगा था। तुम दौलत देकर मुझे खरीदना चाहते हो? देवराज चौहान के स्वर में व्यंग भर आया। खरीदना नहीं, देना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच जो कड़वाहट है वह खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह हर मुंह मांगी दौलत दे सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? बदले में तुम्हें मेरी बेटी मेरे हवाले करनी होगी सही सलामत। यह सौदा हमारी दोस्ती का आधार होगा। नहीं महेश चंद्र, मुझे तुमसे दौलत नहीं चाहिए। ऐसा इंसान जो मुझे धोखा दे चुका हो उससे मेरा संबंध कभी भी सुधर नहीं सकता। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। एकाएक महादेव जल्दी से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या देवराज चौहान? इसके पास अथा दौलत है और यह हमें मुंह मांगी दौलत दे सकता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। फिर महादेव ने महेश चंद्र से कहा, बोल बूढ़े बेल, अपनी बेटी की सलामती के लिए कितनी कीमत दे सकता है हमें? तुम कितना चाहते हो? महेश चंद्र की आंखों में चमक उभरी। महादेव तुम। देवराज चौहान ने महादेव की बात को रोका। तुम चुप ही रहो देवराज चौहान, इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर चुप रह गया। मेरे पास अरबों की दौलत है। महेश चंद्र ने कहा, मुंह से बोलो कितना चाहते हो। पहले तुम बोलो कितना दे सकते हो, उसके बाद मैं अपना मुंह खोलूंगा। महादेव उत्तेजना में था। हर तरफ उसे नोट ही नोट नजर आ रहे थे। 50 करोड़ ठीक रहेगा। 50 करोड़? महादेव को लगा जैसे उसे गश आ गया हो। 2 पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा। उसे खामोश पाकर महेश चंद्र ने पुनः हिम्मत बटोरी और बोला, 50 कम है तो 60 ले लो। 60? 60 करोड़? महादेव को लगा अगर रकम बढ़ गई तो उसका दिल कहीं काम करना ही बंद न कर दे। ठीक है, 60 करोड़ में डन, बात पक्की। क्यों देवराज चौहान, ठीक है ना? अगर कम है तो बता दो, 2-4 और बढ़वा लेते हैं।
देवराज चौहान ने सिर उठाकर कठोर निगाह से महादेव को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो?" महादेव सक पकाया। "सौदा पक्का कर लिया?" तुम्हारे सामने तो हुआ है," वो जल्दी से बोला। "अब एक गधे की औलाद, अभी अभी तू अपनी मौत का सौदा पक्का करके हटा है।" "मौत का सौदा?" महादेव के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। "हाँ, इस समय तू जिससे बात कर रहा है वो इंस्पेक्टर महेश चंद्र नहीं है, यह ब्लैकमैन है, अंडरवर्ल्ड की खतरनाक शख्सियत। उसे क्या तू इतना बेवकूफ समझता है कि वह करोड़ों रुपया तेरे हवाले कर देगा और अपनी बेटी लेकर खामोशी से बैठ जाएगा?" देवराज चौहान ने एक एक शब्द को चबाकर भयानक स्वर में कहा। "बेटी इसके पास आई नहीं कि इसने अपनी सारी संस्था के हत्यारे हमारे पीछे लगा देने हैं, और तब तक लगे रहेंगे जब तक कि वो हमें शूट नहीं कर देंगे। और इस दरमियान तू यह बात कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र ही असली ब्लैकमैन है। 60 करोड़ तो क्या, इस समय यह तेरे साथ 2 अरब में भी सौदा कर लेगा, दे भी देगा, लेकिन तू उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक इसके हत्यारे 1 इंच का हिस्सा भी सलामत नहीं बचने देंगे। पहले जान की सलामती, फिर दौलत। ऐसी दौलत का क्या करना है जो इस्तेमाल ना हो सके?" महादेव देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। देवराज चौहान की बात में वो सच्चाई थी। सारा मामला निपटने के बाद ब्लैकमैन ने उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना था। "तुम वहम में हो देवराज चौहान," महेश चंद्र जल्दी से बोला। "ऐसा कुछ भी करने का मेरा इरादा कतई नहीं है। मैं अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहता हूँ, बस। देवराज चौहान ने महेश चंद्र की आंखों में झांका। "महेश चंद्र, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए ना, सही सलामत?" "हाँ," महेश चंद्र थके स्वर में बोला। "तो देवराज चौहान तुमसे वादा करता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें सही सलामत ही वापस मिलेगी, और बदले में एक खोटा पैसा भी तुमसे नहीं लेंगे। ये क्या कह रहे हो?" महादेव दांत बींचकर बोला। देवराज चौहान ने महादेव के शब्दों पर तनिक ध्यान न दिया। सच कह रहे हो?" महेश चंद्र की आवाज कांप सी उठी। "तुम पुलिस वाले भी हो और ब्लैकमैन भी हो, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि देवराज चौहान कभी भी झूठा वायदा नहीं करता, और जो वायदा करता है उसे जान पर खेल कर भी पूरा करता है। हे भगवान, इसकी बुद्धि इस हद तक भ्रष्ट हो गई है।" महादेव बड़बड़ा। कब कब दोगे मेरी बेटी अर्चना को घर पर?" महेश चंद्र की आवाज में अविश्वास के भाव थे। "जब भी तुम चाहो। आज?" महेश चंद्र के स्वर में कंपन उभरा। "मुझे कोई ऐतराज नहीं, आज ही तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाएगी।" कब, कहाँ?" महेश चंद्र की आवाज अब स्पष्ट कांपने लगी थी। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। "अब से 3 घंटे तक तुम्हें मेरा फोन आएगा, तब तुम्हें जगह और समय बता दूंगा।" कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। सच सच कह रहे हो?" "मैं पहले ही कह चुका हूँ, देवराज चौहान अपनी जुबान का पक्का है।" देवराज चौहान ने दृढ़ शब्दों में कहा। "मैंने कहा है तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हें मिलेगी, तो हर हाल में तुम्हें मिलेगी। अब अपने आदमियों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर पहुंचाओ, और इस बात का खास ध्यान रखना कि कोई हमारा पीछा ना करे, वरना तुम्हारी बेटी की लाश ही तुम्हें मिलेगी। नहीं, तुम लोगों का कोई पीछा नहीं करेगा।" महेश चंद्र ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बटन दबाकर लाइट बंद कर दी। पहले वाला बेहद मध्यम प्रकाश पुनः वहां फैल गया। अब महेश चंद्र ने बेल का बटन दबाया। कुछ ही पलों उपरांत रामानंद शास्त्री ने भीतर प्रवेश किया। "शास्त्री," अब महेश चंद्र की आवाज में ब्लैकमैन वाले भाव थे, "देवराज चौहान और महादेव को यहाँ से बाहर निकाल दो, फौरन।" "जी।" उसके बाद रामानंद शास्त्री उन दोनों को लेकर वहां से बाहर निकल गया। रामानंद शास्त्री के चेहरे पर हैरानी के भाव छाए हुए थे। "आश्चर्य है कि ब्लैकमैन साहब ने तुम दोनों को जिंदा कैसे छोड़ दिया?" वो बोला। "तुम्हें बताने का इसलिए फायदा नहीं है कि बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी।" रामानंद शास्त्री ने फिर कुछ नहीं पूछा, परंतु उसके चेहरे पर न समझ आने वाले अजीब से भाव फैले थे। उसने उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया। देवराज चौहान और महादेव पैदल ही आगे बढ़ गए। इस बात का उन्होंने खास ध्यान रखा कि उनका पीछा तो नहीं हो रहा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ आगे जाकर उन्हें टैक्सी भी मिल गई। टैक्सी के आगे बढ़ते ही एकाएक महादेव फट पड़ा। "तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या देवराज चौहान? 60 करोड़ रुपए छोड़ दिए तुमने। 60 करोड़ के पीछे मौत छिपी थी, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन 60 करोड़। महादेव ने गहरी सांस ली। "मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना माल हाथ से निकल गया। इतना हाथ में आ जाता तो सारी जिंदगी के क्लेश कट जाते। माल तो तुम्हें अभी मिल जाएगा।" देवराज चौहान मुस्कुराया। कैसे?" महादेव ने जल्दी से पूछा। "देखते रहो, माल के बारे में कुछ तो बता दो। थोड़ी देर इंतजार करो, मालूम हो जाएगा।" महादेव गहरी सांस लेकर रह गया। "महेश चंद्र की बेटी का क्या करोगे? उसे वापस कर दोगे?" "हाँ, बिना कुछ लिए दिए।" "हाँ, इससे क्या फायदा हुआ?" देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। "महेश चंद्र अपनी बेटी वापस पाने के बाद भी हमारी जान लेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं।
फिर क्यों ना उससे 60 करोड़ रुपए ले लिया जाए। शायद बाद में वो हमें मारने में कामयाब ना हो पाए और हम 60 करोड़ से सारी उम्र ऐश करते रहेंगे। 60 करोड़ के लालच में मत पड़ो महादेव। अगर मैंने उसकी बेटी का सौदा कर दिया तो फिर उसके किए की सजा मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। तब कुछ भी करना बेईमानी होगी। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, महेश चंद्र यानी कि ब्लैकमैन की जिंदगी हमारी मौत है और उसकी मौत अपनी जिंदगी है। अपने दिमाग में से यह बात निकाल दो कि वह मामूली इंस्पेक्टर महेश चंद्र है। यह बात ध्यान रखो कि वह अथाह ताकत का मालिक ब्लैकमैन है। एक खतरनाक संस्था का खतरनाक मालिक हैवान, जो कि इस समय अपनी बेटी के कारण मजबूर हुआ पड़ा है, वरना वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। महादेव ने कुछ ना कहा। देवराज चौहान सच ही कह रहा था। वह 60 करोड़ तो क्या, 5 अरब भी दे देगा और वह दौलत ही हमारी मौत का कारण बनेगी। अगर लालच में ना पड़े तो अपनी जान बचा सकते हैं। इस समय हमारी जान खतरे में है, जो कि तुम्हें स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रही। थोड़ी देर सब्र करो और देखो आगे क्या होता है। हमारे हाथ कम से कम इतनी दौलत तो लग ही जाएगी, जो कि हमारे लिए काफी वक्त के लिए बहुत होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब माल कहाँ से हमारे हत्थे लगेगा। देवराज चौहान ने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर देखने लगा। 1.5 घंटा बीत चुका था। जसवंत मेहरा उसे देखते ही बोला, आधे घंटे के बाद मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक महेश चंद्र की बेटी को खत्म कर डालना था। अब उसकी जरूरत नहीं। देवराज चौहान बैठता हुआ बोला। महादेव भी बैठ गया। मामला क्या है? जसवंत मेहरा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। भूरे लाल एक तरफ खड़ा था। यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने काम की बात करो। क्या तुम अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहते हो? हाँ, मेरे पास अकूत ताकत है। मैं इस कुर्सी के लायक भी हूँ, लेकिन जब तक ब्लैकमैन जिंदा है ऐसा होना संभव नहीं। भूरे लाल बोला। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो भूरे लाल, लेकिन ब्लैकमैन ही ना रहे तो क्या उस स्थिति में तुम सारे मामले संभाल कर बादशाह की कुर्सी संभाल सकोगे? आसानी से, जसवंत मेहरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अगर मैं ब्लैकमैन को खत्म कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जसवंत मेहरा। जसवंत मेहरा और भूरे लाल ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। महादेव की आंखों में चमक भर आई। तुम ब्लैकमैन को खत्म करोगे? जसवंत मेहरा हैरानी से बोला। हाँ, कौन है ब्लैकमैन? अगर यह बात तुम्हें बता दी तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या रह जाएगी? ऐसा मत बोलो, मैं किसी से धोखेबाजी नहीं करता। तुम्हारा मामला तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो छोड़ो इस बात को, तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो जो मैंने पूछा है। जसवंत मेहरा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम जानते हो ब्लैकमैन कौन है? हाँ, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। और वह जानता है कि तुम उसकी असलियत से वाकिफ हो? हाँ। फिर भी उसने तुम्हें आने दिया। मारा क्यों नहीं? तुम्हारी हत्या क्यों नहीं की? वह मजबूर था, मुझे मार नहीं सकता था। देवराज चौहान मुस्कुराया। जिस बात को हम बरसों से नहीं जान पाए, तुम उसे इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे जान गए? भूरेलाल बोला। तो और फिर हमें क्या पता कि तुम ब्लैकमैन जिसे कह रहे हो वो ब्लैकमैन है भी या नहीं? वह ब्लैकमैन ही है। हमें कैसे विश्वास हो? यह बात उसके मुंह से सुन लेना, उसके बाद ही उसकी जान लूंगा। वैसे भी तुम लोगों को मेरी बात का विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसे घटिया झूठ मैं नहीं बोलता। जसवंत मेहरा ने सिर हिलाया, फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सच कह रहे हो। यह इसकी कोई चाल भी हो सकती है? भूरेलाल ने संदेह भरे शब्दों में कहा। नहीं, जसवंत मेहरा ने ठोस आवाज में कहा। देवराज चौहान के बारे में मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस तरह की घटिया बातें देवराज चौहान नहीं करता। इसने वास्तव में ब्लैकमैन को जान लिया है। बोलो, ब्लैकमैन को समाप्त करने के बदले कितनी रकम चाहते हो तुम? कितनी रकम दे सकते हो तुम? देवराज चौहान बोला। हम लोगों के बीच सौदा पहले से ही तय हो चुका है। भूरेलाल ने कहा। वो सौदा ब्लैकमैन की तबाही का हुआ था, उसे बर्बाद करने का हुआ था, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा काम पड़ा है। लेकिन हमने भी रकम पूरी नहीं ली, सिर्फ 50 लाख ली है। पहले हमारे बीच ब्लैकमैन की हत्या का सौदा तय नहीं हुआ था और इस समय मैं ब्लैकमैन की हत्या की बात कर रहा हूँ। मत बोलो कि उसके मरते ही अंडरवर्ल्ड पर तुम लोगों का राज होगा, फिर तुम लोग अरबों खरबों के काले धंधे करोगे। भूरेलाल ने कुछ कहना चाहा कि जसवंत मेहरा ने उसे रोक दिया। देवराज चौहान ने भूरेलाल को देखा। तुम बोलो देवराज चौहान, ब्लैकमैन को खत्म करने के बदले कितनी रकम चाहते हो? देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही महादेव फट पड़ा। रकम की सौदेबाजी की बात मुझसे कर लो जसवंत मेहरा। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया, फिर सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा। तब तक महादेव जसवंत मेहरा के साथ सौदेबाजी करने में व्यस्त हो गया था। तुम कितना पैसा देते हो? महादेव ने उसे देखा। रकम तुम बोलो महादेव, मेरे बस में हुई तो मैं हाँ कर दूंगा। पहले तुम बताओ तुम्हारे बस में कितनी रकम है, कितनी दे सकते हो? चंद पलों की
गंभीर खामोशी के बाद जसवंत मेहरा बोला, इस काम के लिए मैं तुम लोगों को 5 करोड़ दे सकता हूँ। 5 बस? महादेव ने जल्दी से कहा। तो और कितना चाहते हो? मत भूलो कि ब्लैकमैन की मौत के बाद तुम उसकी जगह ले लोगे, फिर अरबों रुपया कमाओगे, और हमें दे रहे हो सिर्फ 5 करोड़? महादेव ने मुंह बनाकर कहा, जानते हो ब्लैकमैन हमें कितना दे रहा था? पूरा 60 करोड़, समझे? 60 करोड़ दे रहा था वह हमें। जसवंत मेहरा ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, मानो उसकी स्वीकृति चाहता हो। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। जसवंत मेहरा के चेहरे पर विवशता के भाव आ गए। मैं इतना नहीं दे सकता, बेहतर होगा तुम लोग ब्लैकमैन से ही सौदा कर लो। लेकिन अब हम उससे सौदा नहीं कर सकते। क्यों? देवराज चौहान कहता है, हम जसवंत मेहरा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो भी करेंगे जसवंत मेहरा के फायदे के लिए करेंगे। कोई भी रकम ब्लैकमैन के हक में नहीं करेंगे, कोई भी काम ब्लैकमैन के हक में नहीं करेंगे। महादेव ने झूठ और फूंक से भरा तीर छोड़ा, इसलिए सौदा तो तुम्हारे साथ ही होगा जसवंत मेहरा। जसवंत मेहरा के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा रकम नहीं दे सकता। तो साफ साफ बोलो, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? 5 नहीं तो 7 करोड़ दे दूंगा। सुनो जसवंत मेहरा, महादेव अपने शब्दों पर जोर देकर बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्लैकमैन को हम तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस बात से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, और यह भी जानते हो कि 7 करोड़ की ऑफर बहुत कम है, यह रकम काफी ज्यादा होनी चाहिए। जो भी हो, इस वक्त मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मेरे पास देने लायक इतना ही है। नहीं है? कितनी बार कहूं? ठीक है, महादेव ने तुरंत फैसला किया, हमारे बीच यह सौदा 20 करोड़ में तय होता है। 20 करोड़? जसवंत मेहरा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। जब मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मेरे पास देने को, पूरी बात तो सुन लो, बीच में मत बोलो। महादेव ने हाथ उठाकर कहा, कहो, हमारे बीच 20 करोड़ में सौदा तय होता है। 8 करोड़ अभी, और 7? मैंने 7 देने को कहा है तुम्हें, जसवंत मेहरा ने कहा। 7 और 8 में क्या फर्क होता है? महादेव जल्दी से बोला, 8 तुम अब दोगे और बाकी का 12 करोड़ तुम ब्लैकमैन का ताम झाम संभालने के 3 महीनों के भीतर दोगे। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मजबूरन हमें ब्लैकमैन के पास सौदा करना पड़ेगा। मंजूर है। अगर तुम कल को पीछे हटे तो याद रखना तुम्हारी ये हालत। फालतू बातें मत करो महादेव, सिर्फ काम की बात करो। जसवंत मेहरा तीखे स्वर में बोला। ठीक है, महादेव सक पकाया, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि ऐसे मामलों में हम पहले से ही समझदार हैं। ठीक है, माल निकालो। 8 करोड़ सोने की शक्ल में होने चाहिए। सोना ही मिलेगा। कैश तो हम लोग वैसे भी नहीं रखते, लेकिन अभी तक हमने ब्लैकमैन को देखा नहीं, उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ, फिर हम दौलत कैसे तुम्हारे हवाले कर दें? इस बारे में तुम देवराज चौहान से बात कर लो। जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान को देखा। तुम हमारा माल पैक करके रख दो, बड़े बड़े सूटकेसों में होना चाहिए। देवराज चौहान बोला, और सोने से भरे हमारे पैक सूटकेस तुम्हारे पास ही रहेंगे। शाम को हम सब चलेंगे, ब्लैकमैन को खत्म करने के बाद हम यहाँ से सोने से भरे सूटकेस उठा लेंगे। शाम को चलना कहाँ है? ब्लैकमैन कहाँ होगा? शाम को मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। 2 बज रहे हैं, शाम के 5 बजे तक सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। बेहतर होगा तब तक तुम हमारा सोना, 8 करोड़ की कीमत का सोना सूटकेसों में पैक करना शुरू कर दो, ताकि काम खत्म करते ही हम सोना ले लें और इस शहर को छोड़ दें। इसके साथ ही तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो ब्लैकमैन के ठिकानों और धंधों पर कब्जा जमाने के लिए। इस काम में देरी मत करना। ब्लैकमैन की खबर आम होने से पहले ही तुम्हें अंडरवर्ल्ड पर अपना सिक्का जमा लेना होगा। जसवंत मेहरा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं सोच भी चुका हूँ कि मुझे ऐसा ही करना है। महेश चंद्र की बेटी कहाँ है? मेरे पास। ठीक है। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जसवंत मेहरा एकाएक मुस्कुराए। जसवंत मेहरा औरत की इज्जत करना जानता है। वह मेरी बहन की तरह मेरे पास है। गुड, शाम को वह भी हमारे साथ जाएगी। क्यों? उसका इस बातों के बीच क्या काम? अभी मुझसे कुछ ना पूछो, जो होता रहे तमाशबीन की तरह देखते रहो। जो भी होगा तुम्हारे फायदे के लिए ही होगा, अच्छे के लिए होगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। मिल लो। भूरेलाल तुम्हें महेश चंद्र की बेटी के पास। अभी नहीं, आधे घंटे बाद मैं महेश चंद्र की बेटी से बात करूंगा। ठीक है, आधे घंटे बाद भूरेलाल तुम्हारे पास आ जाएगा। जसवंत मेहरा ने कहा, तब तक हमें 8 करोड़ के सोने को सूटकेसों में पैक करने का इंतजाम भी करना है। इतना कहने के साथ ही वह भूरेलाल को साथ लेकर वहां से बाहर निकल गया। महादेव की आंखों में चमक थी। 8 करोड़ का सोना उसके हाथों में आ रहा था। छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला महादेव देवराज चौहान का साथ पाने के बाद अब लाखों करोड़ों से कम तो सोचता ही नहीं था। यह जुदा बात थी कि अंत में हाथ क्या लगता है। उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी, जो कि कुर्सी से उठकर महेश चंद्र को फोन करने के लिए फोन की तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर सख्ती के भाव थे। दोस्तों, इस बेहद शानदार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इसी तरह की कहानी हमारे
मेंबरशिप जोन पर भी है। और यह कहानी आपको कैसी लग रही है, यह हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।